अब तक के वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य काल के बारे में जानकारी ले चुके हैं। आज का जो वीडियो रहेगा वह गुप्त साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के बारे में रहेगा, उनके प्रमुख राजाओं तथा उन राजाओं के द्वारा जो कार्य किए गए उनके परिप्रेक्ष्य में रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, गुप्त काल जो है इससे भारतीय प्राचीन इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसे गोल्डन एज नाम से भी संबोधित किया जाता है। इस युग में अत्यधिक सांस्कृतिक उन्नति हुई थी, इस कारण इस युग को हम क्लासिकल युग, क्लासिकल एज या फिर स्वर्णीय युग भी कहते हैं। भारत का पेराक्लीन युग भी गुप्त काल का ही एक अन्य नाम है। प्राचीन भारत की हम बात करें तो इसे प्राचीन भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। देखिए, हम जब इतिहास का अध्ययन करते हैं और हमने अपने पिछले वीडियोज़ में भी जब हमने मौर्य वंश किया है तो मौर्य वंश के उपरांत हम ये देखते हैं कि जो मगध प्रदेश है उस पर शुंग, फिर सातवाहन तथा कुषाणों का शासन रहा था। कुषाणों में एक प्रतापी शासक आता है कनिष्क, जिसके बारे में हम देखते हैं, जिसके द्वारा शक संवत भी चलाया गया था। तो कनिष्क आता है, कुषाण वंश आता है और इसके उपरांत जो नया वंश आता है वह आता है हमारा गुप्त वंश, या हम कहेंगे गुप्त काल प्रारंभ होता है। अब गुप्त काल के जो आदि पुरुष हैं या फिर हम कहते हैं गुप्त काल का प्रारंभिक व्यक्ति है या पहला शासक है, उसकी अगर हम बात करें तो विभिन्न विद्वानों में विभिन्न मत हमें देखने को मिलते हैं। श्री गुप्त, देखिए, सबसे पहला गुप्त शासकों में आदि पुरुष कहा जाता है ये। इसकी जानकारी हमें एक तो चीनी यात्री इत्सिंग देते हैं, जो कि 7वीं सदी में आए थे, उन्होंने इनके बारे में जानकारी दी है। दूसरा हम देखते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति। देखिए, पहला चीनी यात्री था इत्सिंग, जिसने इनके बारे में हमें जानकारी दी है। दूसरा आता है प्रयाग प्रशस्ति, हरिशेन द्वारा रचित है और समुद्रगुप्त के समय में ये लिखी गई है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त स्वयं को श्री गुप्त का प्रपौत्र बताता है, प्रपौत्र बताता है, अर्थात कि श्री गुप्त जो है इस वंश का आदि पुरुष था। इसके द्वारा मृग शिखावन में, किस स्थान पर? मृग शिखावन में बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए, बौद्ध धर्म उस समय अपनी चरमोत्कर्ष अवस्था में था, तीर्थयात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया गया था, उनके निवास के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और इसी मृग शिखावन का दूसरा नाम हम नालंदा भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो श्री गुप्त के समय की हमने बात की, इसकी जानकारी किसने दी उनकी हमने बात की। फिर हम देखते हैं इसका जो उत्तराधिकारी था वह था घटोत्कच। यह श्री गुप्त का उत्तराधिकारी, या हम कह देंगे कि उसका पुत्र था। ये दो शासक जो हैं वह प्रारंभिक गुप्त शासक कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम है, इसके समय में, इसका समय हमें देखते हैं, इनका अब अगले जो जितने भी गुप्त शासक आएंगे उनका हम समय साथ साथ देखते हुए चलेंगे। 320 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक इसका कार्यकाल है। 320 से 335 ईस्वी तक गुप्त वंश का यह प्रथम प्रतापी शासक है। इसके द्वारा सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि ली गई थी। तो एक सिंपल सा प्रश्न बनता है, किस गुप्तकालीन शासक ने सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि ली थी? इसके पहले भी हमने दो शासक देखे हैं, श्रीगुप्त तथा घटोत्कच, उनके द्वारा ये उपाधि नहीं ली गई थी, उनके द्वारा सिर्फ महाराज की उपाधि ली गई थी। और चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि ली गई थी। तो यह पहला शासक है जिसने यह उपाधि धारण की है। इसके बाद में जितने भी शासक आएंगे वह यह उपाधि धारण करेंगे, इस कारण प्रथम शासक का प्रश्न बनता है। नेक्स्ट बात आती है कि देखिए, ये 319-20 ईस्वी में शासक बना है, 319-20 ईस्वी में शासक बना है। और यहीं से हम देखते हैं गुप्त वंश की स्थापना भी मानी जाती है और गुप्त संवत का प्रारंभ भी माना जाता है। गुप्त संवत कह दीजिए, वल्लभी संवत भी कहते हैं इसे, क्योंकि वल्लभी भी इसी संवत को फॉलो करते थे। तो गुप्त संवत का प्रारंभ चंद्रगुप्त प्रथम ने किया, और कब किया? 319-20 ईस्वी में किया। अब ये इस वंश की का मेन संस्थापक कहला रहा है, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम ही कहलाता है। ठीक है, आदि पुरुष आए तो हमें श्री गुप्त करना है। अब इसके द्वारा लिच्छवी राजकुमारी थी कुमार देवी, इसके साथ में विवाह किया गया और इन दोनों की संतान होती है समुद्रगुप्त। तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इसने जब विवाह किया और विवाह करने के उपरांत इसने सोने के सिक्के चलाए, जिन पर दोनों का नाम, चंद्रगुप्त कुमार देवी दोनों का नाम लिखा होता था। और ऐसा ही बिंबिसार के द्वारा भी किया गया था। इस कारण चंद्रगुप्त प्रथम का जो काल है वह द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना माना जाता है। ये हमने चंद्रगुप्त प्रथम शासक देखा, गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक देखा। इसके बाद में आता है समुद्रगुप्त। देखिए, समुद्रगुप्त के बारे में हमने थोड़ी सी बात की थी, एक इसकी प्रयाग प्रशस्ति के बारे में हमने बात की, एक अभी हमने किया कि चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा कुमार देवी से विवाह किया गया और उन्हीं की संतान थे समुद्रगुप्त। इसका टाइम पीरियड हम देखेंगे। देखिए, 335 ईस्वी से लेके 380 ईस्वी तक
इन्होंने शासन किया था। समुद्रगुप्त के कुछ उपनाम हैं, जिससे कि विंसेंट स्मिथ, V.A. स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। अभी हमने बात की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का पुत्र है, इस कारण ये स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहता था। इसने अश्वमेघ प्रकार के सिक्के चलाए थे, जिसमें एक शासक अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है, इस कारण इसे अश्वमेघ पराक्रम कहते हैं। इसके सिक्के जो हैं उन पर इसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया, इसलिए इसे वीणा वादक कहते हैं। इसने स्वयं को कविराज कहा है तथा महाराजाधिराज की उपाधि इसने ली थी। ये तो हमने कहा है प्रथम शासक के बाद में जितने भी शासक आएंगे वह महाराजाधिराज की उपाधि लेंगे। नेक्स्ट बात आती है इसके काल की सबसे प्रमुख सांस्कृतिक घटना, हम कहेंगे प्रयाग प्रशस्ति। हरिसेन के द्वारा रचित है ये। इसके अंदर इसके समस्त विजय अभियानों की जानकारी हमको देखने को मिलती है। अब इसके द्वारा अलग अलग राज्यों, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग नीतियाँ चलाई गई थी। सबसे पहले हम देखेंगे प्रसभोधरण। क्या नीति है? प्रसभोधरण की नीति। यह नीति जो है यह उत्तर भारत के शासक जो कि आर्यावर्त शासक कहलाते थे, उत्तर भारत के शासक कौन से कहलाते थे? आर्यावर्त शासक। उनके लिए ये नीति चलाता है और 9 शासकों को पराजित करता है। प्रसभोधरण शब्द से तात्पर्य है समूल नष्ट कर देना, अर्थात उनके राज्यों को इसने समूल नष्ट कर दिया। दूसरी जो इसकी नीति आती है वह आती है ग्रहण मोक्षानुग्रह। देखिए हमें ये नीति का अर्थ भी पता होना चाहिए और कौन सी नीति किस क्षेत्र के शासकों के साथ अपनाई गई यह भी पता होना चाहिए। देखो समूल नष्ट, क्योंकि ये उत्तर भारत का राजा था स्वयं, इसलिए उत्तर भारत के जितने भी अन्य जो शासक थे उनको इसने समूल नष्ट कर दिया। ठीक है। फिर दूसरी नीति इसकी आती है ग्रह मोक्षानुग्रह। ग्रह मोक्षानुग्रह, ग्रहण मोक्ष और अनुग्रह। यह दक्षिण भारत के जितने भी शासक थे, दक्षिणापथ के जितने भी शासक थे, टोटल 12 शासक हैं। ये भी आता है कि उत्तर भारत के कितने शासकों को पराजित किया, दक्षिण भारत के कितने शासकों को पराजित किया। तो दक्षिण भारत या दक्षिणापथ के जो शासक थे उनके साथ में इसकी जो नीति थी वह थी ग्रहण, शत्रु पर अधिकार करो, उस पर अनुग्रह करो और उससे मुक्त कर दो। ग्रहण, अनुग्रह और मोक्ष, इस शब्द का अर्थ है ग्रहण मतलब शत्रु पर अधिकार कर लो, फिर उस पर अनुग्रह मतलब उस पर दया दिखा करके उससे मुक्त कर दो। कहा जाता है कि यह उनसे कर लेता था, परंतु उनका समूल नष्ट इसने दक्षिण भारत के शासकों को का समूल नष्ट इसने नहीं किया था। समुद्रगुप्त की 2 नीतियां हम देख चुके हैं, प्रसभोधरण और ग्रहण मोक्षानुग्रह। अगली जो नीति आती है वह है सर्व करदान, आज्ञाकरण और प्रणाम गमन। कौन सी नीति है? सर्व करदान, आज्ञाकरण और प्रणाम गमन। आठविक राज्यों के प्रति ये नीति है। कौन से राज्यों के प्रति? पर्यंतक राज्य कह दीजिए या आठविक राज्यों के प्रति, जो आसपास के राज्य थे, जो इसकी बाहरी सीमाओं के आसपास के राज्य थे, उनकी बात करता है कि सर्व करदान मतलब आकर के मुझे कर दीजिए, आज्ञाकरण मुझे आज्ञा, मेरी आज्ञा का पालन कीजिए, और प्रणाम गमन आकर के मेरी राजधानी में मुझे प्रणाम कीजिए। यह जो नीति है आठविक राज्यों के प्रति है या पर्यंतक राज्यों के प्रति है। शॉर्ट में हम याद कर सकते हैं SAP, सांप आसपास के राज्यों में जा सकता है, अर्थात आठविक राज्यों की प्रतिनिधि। अगली जो नीति इसकी आती है वह है आत्मनिवेदन, कन्योपायन और गुरुत्व मंदक। देखिए यह जो नीति है इसकी, इसे हम कहेंगे काग, KAG, काग वाली नीति। काग यानी कौवा, उड़ के जा सकता है, कहाँ पर? विदेश में जा सकता है। तो देखिए विदेशी राज्यों या हम कहेंगे इसकी सीमा के जो बाहरी राज्य थे उनके प्रति ये जो उसकी नीति थी, इस नीति से तात्पर्य क्या है कि आप आत्मनिवेदन कीजिए मेरे सामने आकर के, अपनी पुत्री का विवाह मेरे क्षेत्र के वीर योद्धाओं के साथ में कीजिए, तथा अपने क्षेत्र में गुरुत्व मंदक, तात्पर्य यह है कि जो गुप्त काल के शासक थे उनकी जो मुद्रा थी वो थी गरुड़, और इस नीति के तहत उन विदेशी राज्यों को भी समुद्रगुप्त के द्वारा बाध्य किया गया कि वह अपने क्षेत्र में गरुड़ की मुद्रा चलाए। ठीक है, यह समुद्रगुप्त है, महान शासक है, प्रयाग प्रशस्ति इसके काल की प्रमुख घटना है। अगला जो हम महान शासक देखते हैं वह आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, या हम कहते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। देखिए प्रश्न बनता है गुप्त काल के किस शासक को विक्रमादित्य कहा जाता है? तो जो द्वितीय है वही द्वितीय है, द्वितीय है वही विक्रमादित्य है। इसका समय जो है 380 ईस्वी से लेकर के 412 ईस्वी तक चलता है। 380 से 412 ईस्वी तक चलता है। इसके जो उपनाम हैं, जैसे एक हमने अभी किया विक्रमादित्य, दूसरा इसने शकों को पराजित किया था, इस कारण इसे शकारी कहा जाता है। इसके द्वारा एक जो महरौली का लौह स्तंभ है जिस पर एक चंद्र नाम से संबोधित किसी को किया गया है, माना जाता है कि यह चंद्रगुप्त द्वितीय ही था। नेक्स्ट हम देखते हैं
तत्परिग्रहित कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने इसे अपना उत्तराधिकारी ग्रहण किया था, घोषित किया था, इस कारण इसे तत्परिग्रहित भी कहा जाता है। और गुप्त काल का यह पहला शासक है जिसने परम भागवत की उपाधि ली थी। मैंने आपको बताया था कि कोई भी उपाधि किसी शासक द्वारा जब पहली बार ली जाती है तो एग्जामिनर भी वह प्रश्न ज़्यादातर पूछता है। इसके बाद में जितने भी शासक आएंगे वह परम भागवत उपाधि लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है शकों को पराजित करने के उपरांत इसने चांदी के सिक्के चलाए थे। एक प्रश्न बनता है गुप्त काल में सबसे पहले चांदी के सिक्के किसने चलाए, तो हमें करना है चंद्रगुप्त प्रथम। परंतु शक विजय के उपरांत किसके द्वारा चांदी के सिक्के चलाए गए, तब हमें कहना है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट आता है कि दिल्ली में एक लौह स्तंभ है, दिल्ली में एक लौह स्तंभ है जिसका निर्माण भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था। महरौली का लौह स्तंभ कहा जाता है जिस पर चंद्र नाम लिखा हुआ है। इसका दरबार नवरत्नों से सुशोभित था। प्रश्न बनता है गुप्तकालीन किस शासक के दरबार में नौ रत्न जो थे वो शोभा पाते थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसी के समय में फाहियान नाम का एक चीनी यात्री आया था जिसने फा क्यों की नामक पुस्तक लिखी थी। फा क्यों की, तो फाहियान यात्री किसके समय में आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के काल में। गुप्तकालीन शासकों की बात करें तो गुप्तकालीन शासकों में गुप्त विक्रमादित्य का काल जो है वह स्वर्ण काल कहलाता है। स्वर्ण काल क्योंकि इसके काल में सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में हम बात करें तो अत्यधिक उन्नति मानी जाती है। इसकी पुत्री थी प्रभावती गुप्ता जो कि प्रथम भारतीय महिला शासिका के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला जो शासक आता है। तो देखिए अभी तक हमने श्रीगुप्त किया, फिर हमने घटोत्कच किया, उसके बाद में हमने चंद्रगुप्त फर्स्ट किया जिसका पुत्र था समुद्रगुप्त, इसके बाद में हमने चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य किया। यहाँ तक के जितने भी शासक हैं वह महान प्रतापी शासक हैं। अगला जो प्रतापी शासक आता है वह आता है कुमारगुप्त। देखिए कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। इसका जो कार्यकाल है 414 से लेकर के 455 ईस्वी तक माना जाता है। इसके उपनाम में महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, अश्वमेध महेंद्र आदि कहा जाता है। इसने भी परम भागवत की उपाधि ली थी और परम भागवत की उपाधि लेने का जो साक्ष्य है वह गढ़वा अभिलेख में हमें मिलता है, गढ़वा अभिलेख। अब इसने एक परिवर्तन किया। हम देखते हैं कि हमने डिस्कस किया है कि गुप्त काल के जो शासक थे उनकी जो मुद्रा थी वो गरुड़ थी, परंतु कुमारगुप्त के द्वारा गरुड़ के स्थान पर मयूर आकृति के चांदी के सिक्के चलाए गए। तो ये प्रश्न बन जाता है गुप्तकालीन वह शासक जिसने मयूर की आकृति के सिक्के चलाए थे। इसके अलावा इसने हाथी सवार सिक्के भी चलाए हैं। अब गुप्तकालीन समस्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख हमें कुमारगुप्त के देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक अभिलेख किसके मिलते हैं, कुमारगुप्त के। इसके समय में एक आक्रमण होता है पुष्यमित्रों का। किसका आक्रमण होता है, पुष्यमित्रों का, जिसका सामना करने के लिए राजकुमार स्कंदगुप्त को भेजते हैं। तो स्कंदगुप्त जो कि अगला शासक भी बनेगा, इस समय ये राजकुमार हैं। तो प्रश्न बनता है पुष्यमित्रों का आक्रमण किस शासक के समय हुआ था, तब हमें करना है कुमारगुप्त के समय। और प्रश्न यही बनता है कि इनका सामना किसने किया था, तो स्कंदगुप्त ने किया था। नेक्स्ट हमसे एक फैक्ट आता है नालंदा विश्वविद्यालय, बहुत महान विश्वविद्यालय है ये। इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है किस गुप्तकालीन शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, हमारा आंसर बनेगा कुमारगुप्त ने। नेक्स्ट अंतिम देखते हैं हम पराक्रमी शासक जो है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के जीवन की एक बात हम कर चुके हैं कि इसने पुष्यमित्रों को क्या किया था, समाप्त किया था अपनी सीमा से। इसे क्रमादित्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रमादित्य। इसने 55 से 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक शासन किया है। इसके समय में हूणों का आक्रमण हुआ। हूणों का आक्रमण उस समय की अत्यधिक महान घटना मानी जाती है, क्योंकि जिस स्थान पर भारतवर्ष में या अन्य क्षेत्रों में भी जिस स्थान पर हूण गए हैं वहाँ पर उन्होंने उस क्षेत्र का समूल नष्ट किया है, परंतु उन्हीं हूणों को स्कंदगुप्त ने पराजित किया है। इस कारण इसकी जो महानता है वो हूण आक्रमण के कारण अधिक जानी जाती है। ये इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना भी मानी जाती है। इसी के समय में स्कंदगुप्त के समय में भितरी का जो शिलालेख है वो बहुत लिखा गया था, बहुत प्रसिद्ध शिलालेख है। इसने अपनी राजधानी भी स्थानांतरित की थी, चीन में अपने दूत भी भेजे थे। अर्थात स्कंदगुप्त के बाद में हम परवर्ती गुप्त सम्राटों में देखते हैं नरसिंहगुप्त बालादित्य जो कि बौद्ध मतावलंबी था, भानुगुप्त जिसका हम देखते हैं कि 510 ईस्वी का जो शिलालेख है एरण का, जिसमें सती प्रथा का सबसे पहला उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ये हमने गुप्तकालीन कुछ शासक देखे हैं। इसके अलावा हम अपने अगले वीडियो में गुप्तकाल की जो प्रशासनिक व्यवस्था है या इसकी जो देन है भारत को, उस पर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।